हेलो स्टूडेंट्स, और मैं करण त्रिपाठी आज आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं जहां पर हम एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। सॉल्ट हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी पिछले सेशन में, और सॉल्ट को समझाने से पहले मैंने आपको कंप्लीट क्या बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे एसिड और बेस की हेल्प से एक सॉल्ट तैयार हो रहा था और उसके साथ H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे, ये सब हमने लास्ट सेशन में कवर करा था। सॉल्ट की एक प्रॉपर वीडियो आपके सामने आज आ जाएगी इवनिंग तक, जिसमें मैंने पूरा सॉल्ट समझाया हुआ है, जिसमें हमने NaOH कैसे फॉर्म होता है इसकी बात करी, ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद आपका जो बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है और जिप्सम है। ये जो 5 रिएक्शन हम सॉल्ट के अंदर देखते हैं, जिनमें से 1 to 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स होते हैं, ये आपके साथ में इवनिंग में मैं शेयर कर दूंगा। अब हम जो बचा है इस चैप्टर में उसको देखने जा रहे हैं, एसिड और बेस। और एसिड और बेस में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट कर चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको एक टॉपिक के फॉर्म में भी रख सकते हैं और एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी रख सकते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स। देखिए, जब भी हम बात करेंगे, जैसे मैंने मेटल लिया सोडियम, और सोडियम की मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं एसिड से, तो मेरे पास एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहां पर समझेंगे स्टूडेंट्स कि इसका जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, वो है मेटल, नोट्स अपने बनाते चलेंगे आप, मेटल प्लस एसिड गिव्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। और आपके सामने ये रिएक्शन, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको समझना है NaCl कैसे बना, तो आप सोडियम को सोडियम आयन में लेकर आइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिलके आपका सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट तैयार होगा NaCl, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एसिड और बेस की जो रिएक्शन है मेटल के साथ, वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। दोनों के केस में स्टूडेंट, दोनों के केस में अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आएगी, ऐसे ही अगर आपका बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो भी आपके पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आएगी। और ये जब जब एग्जाम में पूछा गया है तब तक प्रोडक्ट में हमने गलती करी है, बेस वाले में स्टूडेंट्स। ऐसे आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे मान लो दूसरी रिएक्शन आपकी, मैंने मान लो ले लिया पोटेशियम, ये भी एक रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम आपका मान लो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, मेरा पिछला सेशन याद करिए, सॉल्ट NaCl नहीं है, केवल NaCl कॉमन सॉल्ट है, वो बनाया हमने। अब आपको दिख रहा है कि ये भी इसी फॉर्म में पूरी तरीके से आपके सामने फिट बैठ रहा है। मेटल प्लस एसिड गिव्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड तो 100% है कि सॉल्ट तो आपका आएगा ही आएगा, तो यहां पर आपके पास पोटेशियम सल्फेट आएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो जैसा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था
कि अगर आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो आपके पास सॉल्ट बनता है। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे, सॉल्ट को बनाने के बेटा और भी तरीके हैं, सॉल्ट को बनाने के स्टूडेंट्स और भी तरीके हैं, और वो उन तरीकों में आपके सामने एक और तरीका मैं लेकर आया हूं कि कैसे एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट फॉर्म होता है, और जब एसिड और बेस भी रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट फॉर्म होता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। पिछला सेशन अच्छे से रिवाइज करेंगे तो उसमें मैंने आपको सारी बातें बताई हुई है कि जनरली मेटल के सल्फेट्स, मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के क्लोराइड्स, मेटल के नाइट्रेट, मेटल के फॉस्फेट्स, ये सब आपके सॉल्ट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इनमें, उनको हम लेटर फेज में हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। तो अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जैसे ये एक मेटल लिया मैंने, मेरे पास एक एसिड है, सॉल्ट तैयार हो गया। कैसे हुआ? अगेन पोटेशियम आयन, सल्फ्यूरिक एसिड को आपको डिसोसिएट करना है, ठीक है। पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन, पोटेशियम सल्फेट हाइड्रोजन आयन गैस की फॉर्म में रिलीज कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेटल होगा वो, अच्छा ये बात स्टूडेंट और ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से नीचे का आपको कोई मेटल नहीं ले लेना है। रिएक्टिविटी सीरीज की अगर मैं बात करूं, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। ये जो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, और इस तरीके से करके आपके पास जो मेटल्स देखने को मिलते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, इसके बाद आपका गोल्ड, प्लेटिनम। तो आपको ध्यान रखना है, आपको रिएक्टिव मेटल्स लेने हैं, यानी आप जो भी एसिड लेंगे उसके साथ जब मेटल को रिएक्ट कराएंगे सॉल्ट फॉर्म करने के लिए, तो आपका मेटल जो होना चाहिए वो रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। अब मैं अगर अगली रिएक्शन की बात करूं, तो अगली रिएक्शन में आपको ध्यान से समझना है। हमने एसिड्स की तो बात करी, अगर यहां पर हम बेस को समझना चाहें तो ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। मैंने एक बेस जिंक के साथ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिंक के साथ मैंने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर भी आपका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। देखो यहां पर आपको समझना है, हमने एसिड तो समझ लिया कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आएगी। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो आपका सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैसे होगा? देखिए, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, जिंक के पास इतना पोटेंशियल तो है नहीं कि वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दे, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था, ऐसी कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, या कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, या सोडियम सल्फेट बन जाएगा, या सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये तो हमने एसिड के केस में देखा। बेस के केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर की स्टूडेंट्स ध्यान रखिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा? लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा कंपाउंड में से, और खुद नेगेटिव चार्ज वाले आपके नॉन मेटल के साथ आ जाएगा। तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहां जिंक सोडियम के साथ आ जाएगा। इस वजह से ये आपका जो सब्सटेंस बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। कैसे? यहां पर आपके पास आएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये सॉल्ट है आपका स्टूडेंट, ये आपका क्या है? सॉल्ट है, और एग्जाम में आ रखा है। अच्छे से इसको देख लीजिए, सोडियम जिंकेट। ध्यान रखना है 10th क्लास में दो ऐसे सब्सटेंस हैं आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो दो मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, दो मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं।
और दोनों एग्जाम में आपके आ रखे हैं, एक है सोडियम एल्यूमिनेट और एक है सोडियम जिंकेट। सोडियम एल्यूमिनेट मैं आपको अगले सेशन में क्लियर करूंगा एम्फोटरिक ऑक्साइड्स में। अभी आपको ध्यान रखना है सोडियम जिंकेट के बारे में। तो Na2ZnO2, Na2ZnO2 क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर कि ये जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता या कुछ और इस तरीके से कि जिंक सोडियम को डिस्प्लेस कर देता। तो आप खुद ही सोचिए, अगर जिंक सोडियम को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक तो हाइड्रोक्साइड के साथ आ जाएगा, तो बेस बन जाएगा हमारा। और पहली बात, सोडियम को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर ये उसके साथ भी आएगा तो सॉल्ट तो हमारा बनेगा ही नहीं। हमें बनाना है सॉल्ट, और सॉल्ट के लिए मैंने आपको बताया कि किसी भी मेटल के आगे जब नॉन मेटल आ जाता है, जब नॉन मेटल आ जाता है और उस नॉन मेटल को हम एक सफिक्स लगा के ATE में प्रोनाउंस करेंगे, तब जाके आपका सॉल्ट बनेगा, तब जाके आपका सॉल्ट बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिंक सोडियम के साथ मर्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो जिंक, सोडियम और ऑक्सीजन मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इस अर्थ का कौन सा बनाते हैं, सोडियम जिंकेट। अगेन जिंकेट, ATE हुआ है स्टूडेंट, नॉन मेटल है आपके पास और ATE हुआ है, तो आपका ये सॉल्ट तैयार हो गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इसके बाद अगले सेशन में, ये मैं छोटा ही सेशन बना रहा हूं स्टूडेंट्स, इसके बाद अगले सेशन में हम समझेंगे, मेरा एक ऑफलाइन बैच भी है अभी स्टूडेंट, तो इस वजह से आपके साथ बस मैं एक दो बातें और लास्ट की रख रहा हूं। आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही जो आपके मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स। इसकी हम अगले सेशन में बात करेंगे। अगेन एग्जाम की ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स, और ये पूछी गई है कि जब आपके मेटल कार्बोनेट्स या अगर मैं बात करूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सॉल्ट प्लस में CO2 गैस प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताते रहिए। रिएक्शन स्टूडेंट्स रटनी नहीं है, हर एक चीज इस तरीके से अप्लाई करके सीखनी है। आयंस की फॉर्म में डिसोसिएशन आपको आना चाहिए, तो आपको कुछ भी प्रोडक्ट रटना नहीं पड़ेगा। यहां तक कि ये तक मैंने आपको बताया कि ये सॉल्ट कैसे है, तो आप रिवीजन करते रहिए, डाउट्स अपने शेयर करते रहिए। तब तक के लिए अगर आपको सेशन पसंद आया हो, अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।